प्रिय विद्यार्थियों, लता की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह में वर्णित कविता उषा, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। कविता पढ़ें इससे पहले कवि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो उषा कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी, और शमशेर बहादुर सिंह जी प्रगतिशील कवि के रूप में बहुत ही जाने माने कवि हैं। इनकी कविताओं में प्रकृति सौंदर्य का अनूठा चित्रण मिलता है, जो कि इनका जन्म उत्तराखंड के देहरादून में हुआ, और इस वजह से इनका प्रकृति के प्रति लगाव और भी ज्यादा माना जाता है। जिनका जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को उत्तराखंड देहरादून में हुआ था, और इनकी मृत्यु 12 मई 1993 ईस्वी में अहमदाबाद में हो गई थी। जब हम कविता उषा का अध्ययन करते हैं तो मन में एक ख्याल आता है कि आखिर उषा है क्या। उषा काल किस समय को कहते हैं? तो आप देख रहे हैं कि ये जो चित्र आपको दिखाया गया है, इस चित्र में ये जो वातावरण है ये भोर का समय है। यानी भोर का जो समय है, जो कि भोर के बाद सुबह यानी उषा की शुरुआत होती है। तो इसी समय के दृश्य का वर्णन कवि ने अपनी कविता में, उषा कविता में किया है। तो आइए देखते हैं कि कवि ने किस तरह से अपने इस दृश्य को वर्णित किया है। कवि ने भोर के नभ का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है कि प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका। और ब्रैकेट के अंदर कह रहे हैं कि अभी गीला पड़ा है। यानी राख से लीपे हुए चौके का जो वर्णन कर रहे हैं कि वो राख से लीपा हुआ चौका किस समय की चौके की बात है। तो जिस समय की अभी वो गीला पड़ा है, यानी सूखा नहीं है। तो उस समय का वातावरण कैसा था कि प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। यानी जो भोर का नभ होता है, यानी जो भोर का आकाश है, जो आसमान है, वो प्रातः काल के समय बिल्कुल साफ नीला दिखाई देता है। और बिल्कुल साफ नीला होने की वजह से उसे शंख के समान बताया गया है। तो वातावरण बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, पवित्र है। शंख की पवित्रता, वैसे ही आसमान की पवित्रता, इसलिए उसे ऐसा कहा गया है। दूसरा जो बिंब कवि ने प्रयोग किया है वो है कि राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। आमतौर पे गांव में जो कच्चा चौका होता है, जिसको इस दृश्य में भी दिखाया गया है, कि इसमें क्या होता है कि सुबह उस चौके को मिट्टी से और राख से उसको लेप लगाई जाती है। तो लेप लगाने के बाद जो उसमें नमी है, जो गीलापन है, उसी का वर्णन कवि अपने प्रातः काल के वातावरण में कर रहे हैं। क्योंकि वातावरण में नमी है, वातावरण में गीलापन है, इसलिए कहा है कि प्रातः काल का वातावरण ऐसा प्रतीत हो रहा है। उषा काल का भोर का नभ ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो राख से लिपा हुआ चौका है, गृहिणी ने उसे राख से लिपा है, जो अभी पूरी तरह से सूखा नहीं है, उसमें नमी दिखाई दे रही है। आइए अब इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य देख लेते हैं। तो कवि कहता है कि गांव के भोर के सुहावने दृश्य पर मोहित हो जाता है। कौन मोहित हो रहा है? कवि मोहित हो रहा है। क्यों? आखिर क्यों कवि मोहित हो गया? क्योंकि भोर होते ही रात का अंधेरा दूर हो जाता है, और गहरे नीले आकाश के श्वेत बादल सुंदर पवित्र शंख के समान दिखाई देने लगते हैं। यानी जितना पवित्र शंख होता है, वैसे ही आसमान भी नीला बिल्कुल साफ दिखाई देता है, और वो बिल्कुल पवित्र शंख जैसा प्रतीत हो रहा है। और वातावरण में ठंडी हवा चलने के कारण शीतलता उस तरह प्रतीत होती है जैसे कि मानो कोई गृहिणी रसोई घर के चौके को, रसोई घर में जो कच्चा चौका है उसको लीप पोत कर, राख से उसको लीप पर कर स्वच्छ और पवित्र बना दी हो, तथा वहां की नमी अभी भी बनी हुई है, नमी अभी भी बरकरार है। अब हम विशेष देख लेते हैं। तो विशेष के लिए इसमें मुक्त छंद है, सरल एवं सहज शब्दों का प्रयोग है। नीले आकाश में श्वेत बादलों की पवित्र शंख की उपमा सुंदर प्रयोग है। शंख जैसे में उपमा अलंकार की छवि प्रस्तुत हुई है, और नीला आकाश एवं शंख दृश्य बिंब तथा लीपा हुआ चौका स्पर्श बिंब है। चौका लीपना गांव के रसोई घर की पवित्रता को दर्शाता है।
इससे पहले कि हम अगली पंक्तियों को पढ़ें, ये 3 दृश्य आपको दिखाए गए हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं, जिसमें जो पहला है, वो है सिल, यानी इन तीनों का वर्णन अगली पंक्तियों में आएगा। तो पहला है सिल। अब सिल होता क्या है? सिल जो है, सुंदर आकृति में बनाया हुआ पत्थर का एक टुकड़ा, जो गाँव में मसाले वगैरह पीसने के काम में लिया जाता है। यानी आजकल जो चर्चित है ग्राइंडर, वो ग्राइंडर नहीं, बल्कि इसी से मसाले को पीसने का काम में लिया जाता है। और जो दूसरा चित्र है केसर का। तो केसर क्या है? केसर कश्मीर में पाए जाने वाले एक पौधे की फूल का सूखा हुआ रेशा है, जो अपने विशिष्ट गुणों के लिए भरपूर होता है। और जब इसको पानी में डाला जाता है या कहीं इसको प्रयोग किया जाता है, तो इसका हल्का लाल रंग दिखाई देता है। तीसरा जो है, वो है स्लेट। अब स्लेट क्या होता है? स्लेट जो है, एक प्रकार की पतली मुलायम चट्टान का बना हुआ सुडौल रूप, जिस पर गांव में बच्चे लिखते हैं। यानी आजकल तो ये चीज समाप्त होती जा रही है, लेकिन कवि ने जिस समय का वर्णन किया है, वहां पर ये स्लेट का इस्तेमाल होता था। कॉपियों की जगह पर स्लेट, जिसके ऊपर बच्चे लिखते थे, तो उस स्लेट का वर्णन किया गया है। तो अगली पंक्तियों में हम ये देखेंगे कि इन तीनों शब्दों का प्रयोग कवि ने किस प्रकार से किया है। कवि कहते हैं कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। यानी वो जो सिल है, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि वो मसाले पीसने के काम में लाते हैं, तो वो जो काली सिल है, अब वो काली सिल कैसे दिखाई दे रही है? जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, कि मानो उस काली सिल के ऊपर लाल रंग का केसर गिरा करके उसे रगड़ करके और धो दिया गया है। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? उस काली सिल के ऊपर जो लाल केसर है, उसकी लालिमा दिखाई देगी। तो ये जो लाल केसर की लालिमा है, आकाश का वर्णन देखें कि वो जिस समय रात थी, काला आसमान, और उसके बाद सूर्योदय हो रहा है, तो वो लाल सूरज की किरणें, तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उसके ऊपर लाल केसर से जैसा धो दिया गया है। अगले बिंब की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ कभी ये कहते हैं कि या स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। या ऐसा लग रहा है कि वो जो स्लेट, जो काले रंग की स्लेट है जिस पर बच्चे लिखते हैं, मानो उस पर लाल रंग की खड़िया, यानी लाल रंग के चौक से उसे मल दिया गया हो, उसके ऊपर लीप दिया गया हो, जिससे कि वो उस काले रंग के ऊपर वो सूरज की लालिमा ऐसा प्रतीत हो रहा है और आसमान ऐसा दिखाई दे रहा है। भाव सौंदर्य देख लेते हैं कि हल्के अंधेरे में पूरब की ओर से आती हुई जादुई लाली धीरे धीरे नीले आकाश एवं वातावरण की नमी पर अपना प्रभाव जमाने लगती है। पूरब दिशा का वर्णन क्यों किया गया है? क्योंकि पूरब दिशा से सूर्य आ रहा है, तो इसलिए पूरब दिशा से आती हुई जादुई लाली, वो जादुई लाली कौन सी है? वो है सूरज की लाली, क्योंकि जिस समय सूर्योदय हो रहा होता है, उस समय सूरज का रंग लाल होता है। तो धीरे धीरे उसका असर वातावरण पर पड़ने लगता है। आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो काली सिल पर लाल केसर पीस कर धो दिया गया हो। यानी वो काली सिल थी, उसके ऊपर लाल रंग का केसर पीसा गया, और उसके बाद जब उसको धोया गया, तो वो हल्का हल्का लाल रंग उस पर दिखाई दे रहा है, और उसकी लाली अभी भी उतरी हुई ना हो। दूसरी तरफ कि धीरे धीरे आकाश में लाली बढ़ती जा रही है, धीरे से सूरज नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, और आकाश का रंग ऐसा जान पड़ता है जैसे कि मानो बच्चे अपनी काली स्लेटों पर, काली जो स्लेट है, उस स्लेट के ऊपर सफेद की बजाय लाल खड़िया चाक, यानी लाल रंग के चाक से उसके ऊपर मल दिया हो, और वो काले के ऊपर अब उसमें धीरे धीरे लाल दिखाई देने लग गया है, यानी लाल सूर्य बाहर की तरफ आ रहा है और सूर्योदय हो रहा है। आइए अब हम विशेष देख लेते हैं। तो विशेष में मुक्त छंद है, सरल, सरस एवं सहज भाषा का प्रयोग हुआ है। आकाश की लाली के लिए काले सिल पर केसर का रंग एवं काली स्लेट पर लाल खड़िया मलना बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। काली सिल पर केसर पीसकर धोना गांव में गृहिणियों द्वारा मसाले पीसने के दृश्य बिंब को उपस्थित करता है। अगला देखते हैं कि काली सिल पर पीसना और काली स्लेट पर बच्चों का लाल खड़िया से लिखकर मलना गांव के गतिशीलता का चित्रण है। यानी गांव में भी अब विकास हो रहा है, गतिशीलता है। आकाश की लालिमा को काली सिल पर या
केसर का लाल रंग एवं काली स्लेट को लाल खड़िया से मला हुआ मानना उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अगली पंक्तियां देखते हैं कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, अब सूर्योदय हो रहा है। बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है कवि ने, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य का वर्णन कवि कर रहे हैं। कहते हैं कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यानी वो जो नीला आकाश है, उस नीला आकाश में सूर्य का निकलना ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नीला जल है, और उस नीले जल में कोई गौर रंग की युवती उसमें स्नान कर रही है, और सुबह का जो वातावरण है, जो उसमें हवा चल रही है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है उसमें झिलमिल सी कहीं कहीं वो उस औरत का दृश्य दिखाई दे रहा है। तो उस युवती का, उस गौर वर्ण का वर्णन और सूर्य में बढ़ती हुई तेजी का, बढ़ते हुए प्रकाश का वर्णन कवि ने बखूबी किया है। और जैसे जैसे सूर्य बाहर आता है, और जब जब सूर्य बाहर आता है, तब क्या होता है, तब कवि कहता है कि जादू टूटता है इस उषा का। यानी अब तक जितने बिंब कवि ने प्रयोग किए, अब जादू टूटता है, तब लगता है कि ओ, ये तो जादू था प्रकृति का जो अब तक ये सब दिखाई दे रहा है। इसका तात्पर्य अब तो ये है कि ये सूर्योदय हो रहा है, यानी आकाश में जो लालिमा, जो नीला शंख, स्लेट पर खड़िया का मलना, सिल पर केसर का लाल रंग, यह सब उस सूर्य का उषा काल में निकलने के कारण यह सब दिखाई दे रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन अब जादू टूटता है इस उषा का, यानी अब ये भ्रम टूट गया है, और अब तो ये सूर्योदय हो रहा है, और अब सूर्योदय हो रहा है। अब भाव सौंदर्य देख लेते हैं। तो कुछ समय बाद नीले आकाश में सूरज की सुनहरी किरणें अपना सौंदर्य बिखेरने लगती हैं। यहाँ पर जो युवती का वर्णन था, वो अब सुनहरी सौंदर्य बिखेरने लगती हैं। तो ऐसे जान पड़ता है मानो नदी या तालाब के नीले जल में कोई गोरी युवती स्नान कर रही हो, और उसका गोरा सौंदर्य झलक कर सबको मोहित कर रहा हो। नीले आकाश और नीला जल, सूरज का तेज और सूरज का चमकना, गौर युवती के सौंदर्य का झलकना। तो पल पल बदलता हुआ यह प्रातःकालीन सौंदर्य सभी को अपने प्रभाव में ले लेता है। अब सूर्य अपनी पूरी शोभा के साथ धरती पर किरणों को बिखेरने लगता है, यानी अब उसकी लालिमा कम हो रही है और उसकी किरणें तेज होकर के आ रही हैं। तो प्रातःकालीन इस मनमोहक जादू का प्रभाव टूट जाता है, एवं एक नए दिन की शुरुआत हो जाती है। लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और उषा काल समाप्त हो जाता है। आइए विशेष देख लेते हैं। तो विशेष में इसमें मुक्त छंद है, सरल एवं सरस भाषा है। आकाश की लाली के आगमन को जादुई लाली कहना प्रभावकारी है। नीले जल में गोरी का सौंदर्य झलकना सुंदर प्रयोग हुआ है। जादू टूटना मुहावरा, यानी प्रभाव का खत्म होना। नील जल या गौर देह में विशेषण और विशेषिका संबंध, जिसमें कर्मधारय समास है। और गौर झिलमिल देह जैसे, इसमें मानो गौर झिलमिल देह है, तो इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। पाठ पढ़ने के बाद आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं कि जो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि कवि को सुबह का आकाश मटमैला क्यों दिखाई देता, मटमैला यानी कुछ मिट्टी जैसा क्यों दिखाई दे रहा है। तो कवि के अनुसार उत्तर है कि कवि ने सुबह के आकाश के लिए राख से लीपे हुए चौके का उपमान दिया है। जिस प्रकार गीला चौका मटमैला और साफ होता है, उसी प्रकार आसमान भी गीला है, वातावरण में नमी है, और वो मटमैला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि कवि ने किस जादू के टूटने का वर्णन किया है। उत्तर है कि कवि ने नए नए उपमानों के द्वारा सूर्योदय का सुंदर वर्णन किया है, और ये उपमान सूर्य के उदय होने में सहायक है। कवि ने इनका प्रयोग प्रगतिशीलता के लिए किया है। सूर्योदय होते ही यह जादू
टूट जाता है, इसलिए प्रगतिशीलता के लिए इसका वर्णन किया गया है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्यांश का भाव सौंदर्य बताइए। यहाँ पर भाव बताना है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। उत्तर क्या है कि कवि कहता है कि जिस प्रकार ज्यादा काली सिल अर्थात पत्थर पर थोड़ा सा केसर डाल देने से वह धुल जाती है, अर्थात उसका कालापन खत्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार काली सिल को किरण रूपी केसर धो देता है, अर्थात सूर्योदय होते ही हर वस्तु चमकने लगती है। चौथा प्रश्न है कि उषा कविता के आधार पर सूर्योदय से ठीक पहले के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए। तो प्राकृतिक दृश्य कैसा है? तो कवि को सुबह का आकाश ऐसा लगता है कि मानो चौका राख से लीप गया हो, वह अभी गीला हो। जिस तरह गीला चौका स्वच्छ होता है, उसी प्रकार सुबह का आकाश भी स्वच्छ होता है, उसमें प्रदूषण नहीं होता है। पांचवा प्रश्न कि उषा कविता में भोर की नभ की तुलना किससे की गई है? उषा कविता में प्रातःकालीन नभ की तुलना राख से लीपे हुए गीले चौके से की गई है। इस समय आकाश धुंधला और नम होता है, इसका रंग राख से लीपे हुए चौके जैसा मटमैला होता है। जिस प्रकार चूल्हा चौका सूख कर साफ हो जाता है, उसी प्रकार कुछ देर बाद आकाश भी स्वच्छ और निर्मल दिखाई देने लगता है।